हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सब मस्त। गुड। मस्त ही होना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड पीएच, राइट। हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा अब ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मतलब उसका जो सोल्यूशन है वो कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि वी कैन इग्नोर इट, राइट। उस पर भी ध्यान देंगे, बट जो प्राइमरी टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो कि इनडायरेक्टली पीएच को कवर करेगा। ठीक है, पीएच पीएच बहुत सुना होगा अभी तक। आप में से कुछ लोग सॉरी, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, राइट। अभी डिटेल में देख लेंगे, है ना। इस चैप्टर की जो पहले के वीडियोज हैं जिसमें हम लोगों ने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स, उनके टाइप्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, डाइल्यूट किसको बोलेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसको डाइल्यूट बनाएंगे कैसे, या डाइल्यूट को वापस कॉन्क कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ बताया गया, राइट। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देख रखा है देन प्लीज गो वॉच दिस वीडियोज, ताकि आगे की चीजें फ्लो में है, अच्छे से समझ में है, राइट। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप यू आर रेडी। रेडी? यस। चलो। So the first thing we need to look at is acid base indicators, right? इंडिकेटर्स क्या होगा? क्या हो सकता है इंडिकेटर्स? नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिकेटर कुछ तो इंडिकेट करेगा, राइट। एंड दीज आर एसिड बेस इंडिकेटर्स। व्हाट डज इट मीन? कि वो एसिड या बेस को इंडिकेट करेगा, और क्या। तो इंडिकेटर्स किनको बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स, right, substances या materials which tell about a solution being an acid, being acidic, basic और neutral, right। मतलब एक सोल्यूशन है हमारे पास, मैंने एक सोल्यूशन लिया, आपको दे दिया, पूछा कि यार ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, कुछ भी तो हो सकता है। आप कैसे पता करोगे या क्या बोलोगे? देख कर तो नहीं बता सकते। एक तरीका है पता लगाने का, टेस्ट। अगर टेस्ट करके देखेंगे तो एसिड का टेस्ट सार आएगा और बेस का बिटर है, राइट। और न्यूट्रल, दोनों में से कुछ नहीं, कुछ तीसरा ही टेस्ट आएगा, राइट। ऐसा करके देखेंगे क्या? नहीं भाई, नहीं देखेंगे। अगर डाइल्यूट है तब तो चलो ठीक है, समझ में भी आता है, पर फिर भी नहीं देखेंगे, ठीक है। कॉन्क रहेगा तो ऐसा ही टेस्ट करके देखेंगे, उंगली अंदर तो जाएगा, बाहर नहीं आएगा, राइट। सो वैसा नहीं करना है ना। हम लोगों को कुछ, हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो किसी न किसी तरीके से बता दे कि भाई ये सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो ऐसे ही सब्सटेंस है जो इस काम में हेल्प करेंगे, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स, राइट। सो वैसे इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। मतलब वो विजुअल हो सकते हैं, विजुअल यानी कि वो उनमें जो चेंजेस आएंगे ना वो हम लोग देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ चेंज दिखेगा, वी विल यूज आवर आईज टू डिफरेंशिएट। कुछ ओल्फैक्टरी हो सकते हैं, ओल्फैक्टरी यानी ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी सिस्टम पढ़ा है, सुना है। स्मेल होता है ना, स्मेल, गंध, तो स्मेल को जो कैप्चर करने का हमारा सिस्टम है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी सिस्टम। ओल्फैक्टरी सिस्टम इज अबाउट परसीविंग स्मेल। तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके स्मेल के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि भाई वो सोल्यूशन एसिड होगा या बेसिक होगा, ठीक है। पर हमारा जो फोकस रहेगा वो मेनली विजुअल पे रहेगा। विजुअल में भी बहुत सारे होते हैं, राइट, बहुत सारे होते हैं। हमारा ध्यान अभी तीन पर है, ठीक है। पहला लिटमस, दूसरा टर्मरिक और तीसरा फिनोल्फथैलीन। अगर मैं इन तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिटमस, राइट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नंबर 2 पे आएगा फिनोल्फ्थैलीन, नंबर 3 पे आएगा टर्मरिक। कुछ याद रहे या ना रहे इंडिकेटर्स, लिटमस और फिनोल्फ्थैलीन कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ये दो चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए कि लैब्स में ना, जो केमिस्ट्री लैब्स होंगे उसमें इन्हीं को यूज किया जाता है, ना कि टर्मरिक को। व्हाट डू यू थिंक, केमिकल लैब्स जो होते हैं वो टर्मरिक रखे हुए रहेगा एसिड बेस को पता लगाने के लिए? नहीं ना, वहां फिनोल्फ्थैलीन और लिटमस का यूज खूब होता है, और भी मटेरियल्स होते हैं, बट कंसिडरिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 10th, कंसिडरिंग द बुक्स, ये दोनों आपको जानना जरूरी है, लिटमस और फिनोल्फ्थैलीन। ठीक है, देखते हैं क्या करके। भाई जो लिटमस है, लिटमस के बारे में सुन ही चुके होंगे पहले भी। लिटमस, LITMUS, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मतलब हम लोग इसको नेचुरली ऑब्टेन करते हैं। टर्मरिक भी नेचुरल है ऑब्वियसली, फिनोल्फ्थैलीन नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है, वो केमिकल है, राइट। तो लिटमस कहां से ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन फ्रॉम, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम, नेचुरल है तो कोई प्लांट एनिमल सोर्स ही होगा, पर एक्चुअली इसका सोर्स एक एल्गी और फंजाई है, राइट। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन का नाम सुना है? जरूर सुना होगा, अगर बायोलॉजी ध्यान से पढ़ा है तो। लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है बिटवीन एन एल्गी एंड अ फंजाई, राइट। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि दोनों मेंबर एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट करें, जैसे हम और आप, राइट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, राइट। आपका फायदा कि आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। मेरा फायदा, बहुत सारे फायदे हैं, राइट। मतलब कहने का मतलब हम दोनों को फायदा हो रहा है। दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एल्गे और फंजाई के बीच में एक ऐसा ही रिलेशनशिप होता है जिसको लाइकेन बोलते हैं। वहीं से लिटमस एक मटेरियल होगा जो कि ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब लिटमस की प्रॉपर्टी ये है कि जब वो एसिडिक मीडियम में रहेगा, लुक हियर, हियर, जब वो एसिडिक मीडियम में उसको डिप करोगे तो वो रेड कलर का शो करेगा, ठीक है। ये पोर्शन रेड है ना, और जब वो बेसिक सोल्यूशन में जाएगा तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब लिटमस किस कलर का है इस पर भी चीजें डिपेंड करती है, राइट। मतलब अगर, अब लिटमस ना सोल्यूशन के भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो पेपर के ही फॉर्म, ठीक है। लेकिन पेपर वाला क्या है कि वो यूज करना आसान है, राइट, इजी टू यूज है। पेपर, लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स आते हैं पतले पतले, ठीक है। हम लोग उसको अगर एसिडिक सोल्यूशन में डुबाए तो उसका कलर रेड हो जाए। अगर वो पहले से ही रेड था, मतलब आपने रेड वाला लिटमस यूज किया है, तब कोई कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर ब्लू था, इट विल कन्वर्ट टू रेड। बात आ रही है समझ में? ब्लू विल कन्वर्ट टू रेड इन एसिडिक मीडियम, एंड इन बेसिक मीडियम अगर आप रेड वाला लिटमस डालते हो तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ब्लू ही था पहले से तो कोई चेंज नहीं आएगा। याद रखना, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, राइट। बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। तो बेस में लिटमस का कलर क्या होगा? ब्लू, राइट। न्यूट्रल सोल्यूशन कैसे पता करेंगे कि सोल्यूशन न्यूट्रल तो नहीं है? मान लिया जाए कि मैंने एक सोल्यूशन दिया और एक रेड लिटमस दिया, ठीक है। आपने रेड लिटमस डुबाया, उसका कलर चेंज ही नहीं हुआ। कलर चेंज ना होना क्या इंडिकेट कर रहा है? कि रेड लिटमस है, अगर ब्लू हो जाता तब तो कंफर्म रहता कि भाई ये बेसिक है। लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वो एसिडिक ही है, हो सकता है वो न्यूट्रल हो, तब भी तो कलर चेंज नहीं होगा, ये भी तो सोचो, राइट। तब क्या करेंगे? तो भाई एक ब्लू लिटमस भी लाएंगे, ब्लू लिटमस पेपर, उसको भी डिप करेंगे। अगर इस बार भी कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब वो सोल्यूशन न्यूट्रल है, राइट। तो जब न्यूट्रल कंफर्म करना हो तो दोनों कलर का लिटमस पेपर डिप करेंगे, दोनों में कलर चेंज नहीं होगा, मतलब वो सोल्यूशन न्यूट्रल है। अगर कलर चेंज हुआ तो जिस हिसाब से हुआ उसके अकॉर्डिंग यू कैन से कि एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर? गुड। So that is about litmus. In acidic medium it will be red and in basic medium it will be blue, है ना। सेकंड है टर्मरिक। टर्मरिक नेचुरल प्रोडक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटिव स्पाइसेज, ठीक है ना। स्पाइसेज में जो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड स्पाइस है, राइट। मसालों में जो एक जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट इज टर्मरिक, राइट। इट हैज सम एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब
हमारे बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। एंटी कैंसरस होता है टर्मरिक, आपको पता है, एंटी कैंसरस। अब इसका मतलब ये नहीं कि गए 2-3 चम्मच टर्मरिक मार दिए, नहीं भाई, ये नहीं करना है, राइट। जितना चाहिए उतना ही लिया करो डेली, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना है कि जोश जोश में आके 2 चम्मच टर्मरिक खा ली। टर्मरिक समझ तो रहे हो ना, हल्दी को बोलते हैं, हल्दी सबके घर में है। अरे इंडिया में हो यार, वी आर देसी, टर्मरिक नहीं होगा घर में। तो टर्मरिक क्या है ना कि ये उतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं है एसिड और बेस का। बेस को ये बड़े अच्छे से डिफरेंशिएट करता है, एसिड के केस में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो टर्मरिक का एसिडिक मीडियम में जो कलर होता है ना वो ब्राइट येलो होता है, ठीक है, ब्राइट येलो। अब वो पहले से ही येलो रहता है, हल्का सा ब्राइट हो भी जाएगा तो कुछ खासा पता नहीं चलता, राइट। तो उसका एसिड में टेक्निकली बोल सकते हैं कि कुछ खास कलर चेंज नहीं होता है, वो वही रह जाता है। लेकिन बेस में उसका कलर हो जाएगा डार्क रेडिश ब्राउन। लुक हियर, हियर ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है। यह हो सकता है न्यूट्रल हो, अब न्यूट्रल इससे पता नहीं लगा सकते, ठीक है, इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। टर्मरिक से प्राइमरली बेसेज या अल्कलीज को ही पता लगाया जाए, ठीक है। और इधर हो गया बेस के केसेस, ठीक है। ये आप अपने घर में करके देख सकते हो बड़े आराम से, कुछ नहीं करना है। साबुन लेना है, साबुन नहाने वाला, कपड़ा धोने वाला, बर्तन धोने वाला, कुछ भी भाई, कोई सा भी साबुन। साबुन में बेसिस ही होता है, बेसिस का एक प्रॉपर्टी होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी की, इट्स सोपी इन टच, राइट। साबुन जैसा फिसलन वाला, सोप्स में बेसिस ही होते हैं, राइट, सोप बेस ही है, राइट। तो जो सोप है उसको थोड़ा भिगा लेना है। भिगा क्यों लेना है? क्योंकि बिना वाटर के प्रेजेंस में एसिड या बेस के होने का कोई मतलब नहीं। वाटर रहेगा तब तो वो आयंस रिलीज करेगा, अगर एसिड है तो H प्लस और बेस है तो OH माइनस, राइट। तो साबुन लेना है, थोड़ा सा उसको भिगाना है और उस पर थोड़ा सा टर्मरिक डालना है, थोड़ा ही सा डालना, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी, राइट। थोड़ा सा टर्मरिक डालेंगे, immediately you will see the result, immediately, you won't have to wait। तुरंत वो जो येलो येलो कलर का पाउडर था रेडिश ब्राउन हो जाएगा, इमीडिएटली। करके देखना आज घर में, ठीक है। टेलिंग वेरी क्लियरली कि वो जो मीडियम है वो बेसिक है, ठीक है। दैट्स हाउ टर्मरिक वर्क्स, क्लियर। एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल के लिए उतना रिलायबल नहीं, पर बेसिस को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करता है ना। थर्ड वन इज फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये लैब्स वगैरह में खूब यूज होता है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका क्या है कि एसिडिक मीडियम में तो ये कलरलेस रहेगा, राइट। यहाँ एसिडिक मीडियम में ये एसिडिक है, ठीक है, इसका जो कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। और बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में पिंक हो जाएगा, ठीक है। phenolphthalein का कलर एसिडिक मीडियम में इट विल रिमेन कलरलेस एंड इन अल्कलाइन मीडियम इट विल बिकम पिंक, ठीक है। दैट्स हाउ phenolphthalein works, these all are indicators। और भी बहुत सारे होते हैं, रेड कैबेज होता है वो भी इंडिकेट कर सकता है, अनियन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। फिनॉल रेड एक केमिकल आता है उसका भी बिहेवियर कुछ कुछ phenolphthalein जैसा ही होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको की यूज किया जा सकता है, राइट। पर अब सोचो ना, रेड कैबेज कौन ही यूज करेगा, अनलेस की कुछ कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, रेड कैबेज क्यों यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो सब बस ऐसे ही नाम के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले। अब अगर उनके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये 3 पता ही होने चाहिए हर हाल में, राइट, नेवर फॉरगेट दैट। अगर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को देखेंगे ना तो ऐसा भी होता है कि उन्हें एक सर्टेन पीएच रेंज में, मतलब कुछ एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा ना, अगर वो खास स्ट्रेंथ के एसिड्स रहेंगे तभी वो पता लगा पाते हैं, राइट, अदरवाइज नहीं। पीएच आगे बताऊंगा तो क्लियरली समझ में आएगा, पर उनका एक लिमिट है कि इतने स्ट्रॉन्ग से लेके इतने स्ट्रॉन्ग तक एसिड या बेस में ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। काफी लाजमी भी है, जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन हमेशा हो एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में, एक सर्टेन पीएच रेंज में ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स के साथ ऐसा भी फंड है,
तो अगर उस रेंज के बाहर लेकर गया तो फिर काम नहीं करे, है ना। तो अब पर उसका भी दिक्कत नहीं है, अब हम लोग बहुत सोफिस्टिकेट हो चुके हैं, सोफिस्टिकेट समझ रहे हो, हम लोग बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं टेक्नोलॉजिकली, राइट। अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, पीएच मीटर आता है, राइट। एक मशीन होता है विच कैन टेल यू कि पीएच कितना है, और एक बार पीएच पता चल गया ना तो फिर ये रेड ब्लू येलो ब्राउन का झंझट ही खत्म, राइट। पीएच इज एवरीथिंग, ठीक है। पीएच अभी बताता हूँ, समझ में आए। तो हम लोग के पास और भी उपाय है, ऐसा नहीं कि अगर ये सब नहीं मिला तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये सब सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। कंसिडरिंग क्लास 10th आपको इतने इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया हो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, राइट, और समझने की कोशिश करो। अब देखो पीएच, व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच, व्हाट इज पीएच। यहाँ पे पी क्या है भाई, व्हाट इज दिस पी। पी का मतलब होता है पावर, यानी कि स्ट्रेंथ। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस देख रहे हैं ना। तो कोई भी एसिड हो, अकॉर्डिंग टू अर्नियस्ट कॉन्सेप्ट, एसिड किसको बोलते थे कि वाटर में, एक्वस मीडियम में जो सब्सटेंस H प्लस आयन रिलीज करे उसको एसिड बोलते हैं। जब भी एसिड रहेगा, वाटर में रहेगा, तो वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, एसिड का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन, जो उसका सोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है। हम लोग बोल सकते हैं ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन, ठीक है। ये H प्लस आयन को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों डाला, केमिस्ट्री में जब भी किसी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया जाए तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मतलब उसका अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो एसिडिक सोल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा या उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मुझे बताना हो, एक लूज पिक्चर ड्रॉ करना हो कि अगर एक एसिडिक सोल्यूशन है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना कि जो पता लग जाए, तो हम लोग अलग अलग सोल्यूशन को कंपेयर कर सके कि हाँ भाई ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम स्ट्रॉन्ग, राइट। या एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या ये बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। ऐसा कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। तो इसी चीज को हम लोग पीएच बोलते हैं। पीएच हमें एक आइडिया देता है कि जो एसिड या बेस आपने लिया है वो भाई कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है ना। और वो इनडायरेक्टली H प्लस के पावर को बताता है, मतलब कितना H प्लस अवेलेबल है उस सोल्यूशन। H प्लस जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग तो होगा, राइट। तो पीएच इसी चीज को मैथमेटिकली वैल्यूज के फॉर्म में एक्सप्रेस करे। पीएच का वैल्यू रेंज करता है फ्रॉम 0 मिनिमम टू 14, दिस इज मैक्सिमम। कभी भी पीएच 14 के बाहर नहीं बोलना है, ठीक है। ये अगर कभी किसी को पीएच 15-16 मिल गया तो मतलब बहुत बड़ी भूल हो रही है, ठीक है। पीएच का वैल्यू मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 14 होगा, इसी के बीच में होगा, इसके आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। और सेंटर में होगा 7, राइट, 7, दिस इज न्यूट्रल। 7 पीएच अगर किसी सोल्यूशन हो गया तो वो न्यूट्रल है, जैसे वाटर, राइट, प्योर वाटर। या फिर सॉल्ट का सोल्यूशन, अगर वो न्यूट्रल सॉल्ट है तो सॉल्ट भी कुछ कुछ न्यूट्रल नहीं होते, राइट, सॉल्ट के टाइप्स बताऊंगा। तो ये जो हो गया, अगर पीएच 7 हो गया इनका तो वो न्यूट्रल। 7 से ऊपर का जो रेंज होता है, यानी 7 से 14 के बीच में, ये होता है बेसिस का, एल्कलीज का, ठीक है। यानी कि 7 से ज्यादा है अगर पीएच तो वो बेस है, और अगर 7 से कम है यानी 0 और 7 के बीच में तो वो होता है एसिडिक का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जब हम 0 से 7 की तरफ, सॉरी 14 की तरफ बढ़ रहे हैं तो दो चीजें हो रही है। पहला, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यानी कि एसिडिटी है, एसिडिटी नहीं बोलेंगे उसका मतलब कुछ और निकलता है, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा या घटेगा। हम लोग एसिड से बेस की तरफ बढ़ेंगे ना
तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एंड बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा पीएच का, बेसेज स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अगर किसी बेस का पीएच 12 है, जैसे ब्लीचेस पाउडर है, ठीक है, और किसी का मान लो 9 है, जैसे बेकिंग सोडा है, ठीक है, तो ये 12 पीएच वाला बेस है ना, वो इससे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 9 पीएच वाले से स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम लोग 14 से 0 की तरफ बढ़े, तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। और क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज एंड बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, अरे भाई ये सारी चीजें ना रिलेटिव है। ऐसा नहीं है कि 7 से नीचे आएंगे तो हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं कि बेस है। वैसे बेस नहीं है, वो है एसिड ही, बट कंपैरिजन के टर्म्स में तो बोल सकते हैं ना। हम लोग ये तो बोल ही सकते हैं कि अगर किसी का, कि भाई अगर किसी एक का मान लो पीएच है 7 और दूसरे का पीएच है लेट्स से 7 नहीं है, मान लो 6 है, और दूसरे का पीएच 3 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पीएच, और ये मान लो ए है और दूसरा बी है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज मोर बेसिक देन बी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ए इज लेस एसिडिक देन बी, या बी इज मोर एसिडिक देन ए। ठीक है, दोनों का पीएच 7 से कम ही है, दोनों है एसिड ही, राइट। लेकिन कंपैरिजन में तो बोल सकते हैं ना भाई कि सिंस बी का पीएच कम है, वो ज्यादा एसिडिक है, तो ए उसके मुकाबले में बेसिक है, बोल सकते हैं ना, राइट। कंपैरिजन के टर्म्स में तो बोल ही सकते हैं, है दोनों एसिड ही, लेकिन सिंस इसका पीएच ज्यादा है, इसका इसका जो बेसिक नेचर है वो ज्यादा होगा बी के मुकाबले, और एसिडिक नेचर कम होगा, दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पीएच बोलते हैं। अब जैसे ही तुम पीएच सुनोगे, एक वर्ड सुन, एक नंबर सुना, हाँ पीएच 7.8 है, फटाक से समझ में आ जाएगा, अरे 7.8 है, 7 से ज्यादा है और 7 के काफी नजदीक है। 7.8 7 से तो नजदीक ही है ना, 7 से ज्यादा है मतलब बेस है, और 7 के नजदीक है मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक ही है लगभग, राइट। लेकिन अगर पीएच सुना 12.5, अब पत्ती चलिए 12.5 14 के काफी नजदीक है यार, 7 से बड़ा है वैल्यू, यानी कि बेस तो है ही, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, right? So that's how pH indicates about the strength of acid and base. ठीक है, तो अब तो फटाक से समझ में आ जाएगा। एक पीएच पेपर आता है, वो भी एक इंडिकेटर है, राइट। उसमें क्या होता है, वो भी एक उसके स्ट्रिप्स आते हैं और एक कलर कोडेड रहता है, ठीक है ऐसा। और कुछ कुछ कलर्स होते हैं, उसके आगे पीएच का मार्किंग लिखा हुआ रहता है कि इस वाले कलर का पीएच इतना होगा, इस वाले कलर का इतना होगा। जब तुम स्ट्रिप को डुबाओगे एसिड या बेस जो भी सोल्यूशन है, तो जो कलर आया उस स्ट्रिप का, उसको उस कलर कोडिंग से मैच कर लेना है कि भाई इस कलर का पीएच क्या था, उसके हिसाब से हम लोग पता लगा लेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। पर पीएच का फायदा यही तो है, सिर्फ एसिडिक और बेसिक नहीं बताएगा, वो उसका स्ट्रेंथ भी इंडिकेट करेगा कि अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग, राइट। सो थिंग्स आर लाइक दैट, क्लियर। पीएच का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है, बहुत सारा यूज है। आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट, जिसका पीएच 1.8 के आसपास होता है, यानी कि 2 के आसपास होता है, राइट। सोचो जीरो से कितना नजदीक है, कितना खतरनाक स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके स्टमक, राइट। पर भगवान जी जो स्मार्ट, राइट, उन्होंने उससे के खिलाफ प्रोटेक्शन भी दिया है हमारे पास, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन्स में जब फूड जाता है तो उसका पीएच 7 से ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे बाइल सॉल्ट आ जाते हैं जो कि पीएच को बेसिक बना देते हैं, 7 से ज्यादा कर देते हैं, राइट। और अगर देखें तो हमारा ब्लड ब्लड का पीएच, ये तो पता होना चाहिए आप सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड पीएच
दिस वैरीज फ्रॉम 7.35 टू 7.45, मतलब इसी के अप्रॉक्स, इस रेंज में अगर है तो ठीक है। अगर इस रेंज के थोड़ा सा भी बाहर इधर जाता है ना तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, राइट। ये बहुत बड़ा रेंज तो है नहीं, ठीक है, 7.34 के आसपास ही होना चाहिए। हमारा ब्लड बेसिक होता है, अगर इस रेंज से डेविएट होता है फिर ब्लड का पीएच, फिर बॉडी में सीवियर प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं, ठीक है। पीएच इतना इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई हो, पीएच क्या होता है, क्या बताता है, क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल, चलिए। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड पीएच। पीएच पता कैसे करेंगे, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है, हम हाउ विल बी फाइंड आउट, राइट, कि किसी सॉल्यूशन का पीएच कितना है, राइट। तो भाई अब मैथ्स है तो मैथ्स का ही काम आएगा। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो जो पी है ना, पावर, जब भी किसी के आगे लगे मैथमेटिक्स में, यानी कि मान लो कि पी लग गया एक्स के आगे, ठीक है, तो इसका एक ही मतलब होगा, माइनस लॉग एक्स, ठीक है। यानी कि जिस भी चीज का के आगे पी लगा, उसका कहने का मतलब है कि उस वैल्यू का माइनस में लॉगरिथम लेना। अब लॉग आपने पढ़ रखा है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है कि ये चीजें समझ में आएंगी कि नहीं। लॉग अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ यू ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। आई विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन लॉग, ठीक है। फिलहाल जितनी जरूरत है वो मैं बता दूँ, पर लॉग के लिए एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा, सो दैट यू विल गेट हेल्प, राइट। लॉग का सिनेरियो क्या है कि अब x का माइनस लॉग लिया, उसी चीज को हम लोग px लिख सकते हैं, यानी कि उसका पावर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस लॉग h, सिर्फ h नहीं लिखेंगे, h प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अभी बताया था ना कि जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए तो उसका मतलब उस चीज का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है हमारा, ये भी समझना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन इन केमिस्ट्री मीन्स अ लॉट। अब अगर लूज लैंग्वेज में समझाऊं तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि भाई आपने पानी लिया, उसमें चीनी घोला, वो कितना मीठा है, वो वही उसका कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा शुगर का तो वो मीठा ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब कि वाटर के अमाउंट के कंपैरिजन में शुगर का अमाउंट क्या है, ठीक है। इन कंपैरिजन, वाटर इज द सॉल्वेंट, शुगर इज द सल्यूट, तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सल्यूट का अमाउंट कितना है, राइट। एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी और एक ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी, ज्यादा मीठा कौन लगेगा, दूसरा वाला, क्योंकि उसमें एक ही ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी है, तो इसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, पहले वाले में कम होगा। दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट सेम जरूर है, लेकिन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सल्यूट का अमाउंट एक में डबल है, राइट। इसी चीज को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन आप किस टर्म्स में निकाल रहे हो, ये इस पर भी डिपेंड कर देगा। आप वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल सकते हो, आप मास के टर्म्स में निकाल सकते हो, राइट। लेकिन जो केमिस्ट्री में जो मोस्ट आइडियल या मोस्ट प्रिफर्ड टर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी इज अ क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in liter, ठीक है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स, केजी नहीं, ग्राम नहीं, लीटर नहीं, मिलीलीटर नहीं, कितना मोल सल्यूट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सब कुछ मिलाकर टोटल कितना है, इन लीटर्स, ठीक है। लीटर में ही लेना है और दूसरे किसी यूनिट में नहीं लेना है, ठीक है। तो अब जरा जल्दी से गेस करो कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी का यूनिट क्या हो जाएगा। भाई ऊपर में मोल है, मोल तो फंडामेंटल यूनिट है, डिवाइडेड बाई लीटर, इसको लिख सकते हैं ना, मोल पर लीटर, ठीक है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा
प्रॉपर भाषा में मोलर बोलते हैं, मोलर डिनोटेड बाई कैपिटल एम। ठीक है, तो 1 मोल/लीटर को हम लोग 1 मोलर भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से फिजिक्स में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, तो पढ़ा होगा भाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मोल/लीटर को मोलर बोलते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड टर्म्स इन विच कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। और इस केस में यहाँ पर सल्यूट कौन है? सल्यूट इज H प्लस, क्योंकि उसी का तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, राइट? H प्लस या जो भी है। फिलहाल इस फॉर्मूला को ध्यान में दे, तो हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो सल्यूट वही है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है तो निकल जाएगा बड़े आराम से, पर सल्यूट का वॉल्यूम अलग दिया है कि 10 ml एसिड लिया और 90 ml वाटर में मिलाया, राइट? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ml। आपने 10 ml एसिड लिया है और 90 ml वाटर लिया है, टोटल 100 ml हुआ ना। तो यहाँ पर 100 ml लेंगे और कन्वर्ट कर देंगे किसमें? लीटर में। ठीक है, ना कि सिर्फ 90 ml। आपको वॉल्यूम सोल्यूशन का लेना है, सॉल्वेंट का नहीं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ सल्यूट का लेना है, सॉल्वेंट या सोल्यूशन का। क्लियर है? एक तो होता है पीएच और दूसरा चीज होता है पीओएच। ठीक है, एक पीओएच भी होता है। पीओएच क्या हो जाएगा? इसका उल्टा माइनस लॉग ओएच माइनस आयन, ओएच माइनस आयन का पावर। ठीक है, इसमें क्या, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम काम करना है। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे बाय द सेम फॉर्मूला। OH माइनस आयन का मोल्स पता कर लो, कितना सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो पता कर लो, रख दो फॉर्मूला पे, राइट? और एक रूल है, वो बोलता है कि किसी भी सोल्यूशन का फॉर द सेम गिवन सोल्यूशन उसका पीएच और पीओएच विल ऑलवेज ऐड अप टू 14 फॉर दी सेम सोल्यूशन। ये भी जान बोलना जरूरी है, फॉर दी सेम सोल्यूशन, राइट? ये नहीं कि एक सोल्यूशन कहीं से लाया, दूसरा सोल्यूशन कहीं और से लाया, दोनों का पीएच और पीओएच पकड़ के ऐड कर दिया और वैल्यू आ गया 17 ऐड करके, बोले कि सर आपने तो बताया था 14, आ गया 17। अरे भाई, दोनों को तभी ऐड करेंगे जब वो सेम सोल्यूशन का हो। एक ही सोल्यूशन का पीएच और पीओएच जब ऐड करोगे, दे विल ऐड अप टू 14 एंड ओनली 14, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर? पीएच उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताएगा। पीएच जितना ज्यादा होगा, राइट, पीएच जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा या कम? अभी बताया था भाई, पीएच ज्यादा होगा, 14 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, और पीओएच ज्यादा होगा, पीएच ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो पीओएच ज्यादा होगा तो उल्टा हो जाएगा, पीओएच ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। ठीक है, सॉरी, ज्यादा। ठीक है, तो पीएच समझ जाओगे, पीओएच उसका ठीक उल्टा है और कुछ नहीं करना है। अगर मान लिया कि मैंने आपको पीएच का वैल्यू दे दिया या आपको पता लग गया, आपको पीओएच पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 14 से माइनस कर देंगे। एक पता है दूसरा निकालना है तो 14 से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 14 ही आने वाला है, राइट? क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा ये समझ गए ना? इसमें एक बात और समझ लो, ये कि भाई मान लिया जाए कि आपको दिया गया 10 मोल HCl इन 100 लीटर, सॉरी 100 ml, या लेट्स से इसको 500 ml कर देते हैं, 500 ml वाटर। ठीक है, अब 10 मोल HCl का वॉल्यूम तो दिया नहीं है, अगर वॉल्यूम दिया रहता तो उसको भी ऐड कर देते सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए। अब नहीं दिया है तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि भाई सोल्यूशन का भी फाइनल वॉल्यूम 500 ml ही हो। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे H प्लस का? उसके लिए हमें, हमारे पास तो इंफॉर्मेशन HCl का है ना, हमें कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए H प्लस का, राइट? HCl का तो चाहिए नहीं, तो हम लोग इसको आयनाइज करवाएंगे। ऐसा भी वाटर में जाएगा तो आयनाइज करेगा ही। किसमें करेगा? Cl माइनस में करेगा और H प्लस में करेगा। हमारे काम का तो यही है H प्लस। और कितने सारे H प्लस देगा?
HCl इज अ मोनो बेसिक एसिड, राइट, उसकी बेसिसिटी 1 है, यानी कि वो एक H प्लस आयन फर्बिश करता है। तो जब एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, तो जितने HCl मॉलिक्यूल उतने ही H प्लस आयन्स मिलने वाले हैं उससे, राइट। तो जितने मोल HCl उतना ही मोल हो जाएगा H प्लस आयन। अरे मोल क्या है, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। तो एक मॉलिक्यूल से जब एक H प्लस आयन मिल रहा है, तो इतने सारे अवोगाड्रो नंबर के बराबर HCl मॉलिक्यूल से उतने ही H प्लस आयन्स मिल जाएंगे ना, राइट। तो एक मोल HCl से एक मोल H प्लस आयन मिलेगा, सिंपल, राइट। तो इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना हो तो कितना मोल है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 10 डिवाइडेड बाई ये 500 ml है, राइट। ml में लेना है क्या वॉल्यूम, नहीं लीटर में लेना है। तो 500 ml कितना हो जाएगा 1/2 लीटर, 500 डिवाइडेड बाई 1000, एक लीटर में 1000 ml होता है ना, तो 500 ml को डिवाइड कर देंगे 1000 से, कितना हो जाएगा 1/2, ऊपर में मोल और नीचे में लीटर, ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 20 मोल पर लीटर या 20 मोलर, राइट। यही इस केस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है, या उसकी मोलारिटी होगी, जो कि हम लोग इस वाले फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। क्लियर है, उस वाले वैल्यू को 20 मोलर को अगर यहाँ पे रख दो और इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो तो आपको उस सोल्यूशन का pH मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमारे पास अब है 10 मोल फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन 500 ml, सब कुछ सेम है, बस एसिड बदल दिया है H2, ठीक है। इस बार क्या H कॉन्सेंट्रेशन उतना ही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा मेरे भाई। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये मोनोबेसिक एसिड नहीं है, इसकी बेसिसिटी 1 नहीं है, ये एक ही H प्लस आयन नहीं देगा, ये 3 H प्लस आयन देगा, ये 3 H प्लस आयन दे सकता है ना, राइट। जब 3 H प्लस आयन देगा एक मॉलिक्यूल, तो 10 मोल फॉस्फोरिक एसिड से कितना मोल मिल जाएगा H प्लस आयन, 30 मोल्स, ट्रिपल, राइट। तो इस बार जो मोल ऑफ सल्यूट है या मोल्स ऑफ H प्लस आयन वो 30 मोल हो जाएंगे, ना कि 10 मोल। 10 मोल इसीलिए थे पिछली बार क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस मिल रहा था, इस बार 30 मोल मिलेगा, राइट। और वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, हाफ लीटर, तो इस बार कितना आएगा 60 मोलर, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 मोलर। देखो सब कुछ सेम लिया है, बस एसिड बदल दिया है, मोलारिटी चेंज हो गया 20 मोलर से 60 मोलर, 3 गुना से बढ़ गया, राइट। तो जब इधर बढ़ गया है वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन का, तो पीएच का वैल्यू कम हो जाएगा, कम हो जाएगा यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ना भी चाहिए, जब H प्लस आयंस ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक हो गया ना, राइट। बात क्लियर हुई, तो पहले ये काम करेंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे किसका, H प्लस आयंस का, फिर उस वैल्यू को हम लोग यहाँ इन फॉर्मूलाज में पुट करेंगे, तब जाकर आएगा पीएच, ठीक है। एक बात और कि ये दोनों भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स है HCl और H3PO4, कम से कम इनका जो आयनाइजेशन है वो 100% है, कंप्लीट है। जो वीक एसिड्स है, राइट, जैसे एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, वो तो कंप्लीटली आयनाइज भी नहीं करेंगे, उनमें क्या करेंगे फिर, तो उनमें क्या करना है, उनमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ रहेगा कि आयनाइजेशन कितना हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, या किसी भी तरीके से दिया रहेगा। तो मान लिया कि 10 मोल एसिटिक एसिड लिया है और उसमें से उसका आयनाइजेशन परसेंट है लेट्स से 2%, ठीक है। तो मेरे पास 10 मोल एसिटिक एसिड है, उसका उसमें से 2% आयनाइज होना है, ठीक है। तो 10 मोल का 2% निकाल लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.2 मोल। अब यही वो एसिटिक एसिड है जो कि आयनाइज होने वाला है, यानी कि H प्लस आयन देने वाला, ठीक है। बाकी जो बच गया 9.8 मोल, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब हमें 0.2 मोल है हमारे पास जो कि आयनाइज होगा, और सिंस एसिटिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक ही है ना, एसिटिक एसिड CH3COOH बताया था, सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन निकलता है, ये सब नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये आयनाइज होता है, तो CH3COO माइनस
जो कि एसिटेट आयन है और H+ आयन मिलता है। इसके एक मॉलिक्यूल से एक ही H+ आयन मिलता है, तो 0.2 मोल से कितना मिलेगा? 0.2 मोल। ठीक है, तो इस बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा? 0.2 मोल, और वॉल्यूम जो भी दिया हुआ है। बात क्लियर है? तो जब वीक एसिड रहे तो पहले उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट या परसेंटेज कितना वो आयनाइज कर रहा है, उससे ये पता कर लो कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्चुअली H+ देने वाले, और उनके साथ फिर वही काम करना है जो कि हम लोग कर रहे थे। ये सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें तो 100% आयनाइजेशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीक एसिड है तो उसमें पहले चेक कर लो कि कितना आयनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई तो अच्छी बात है। ठीक है, तभी आगे की बात समझ में आएगी। ठीक है, ये जो बात हो रही है ये बहुत सारी बातें आप पहली बार सुन रहे हो, तो कोशिश करना कि वीडियो जहां से जरूरत पड़े, पूरा वीडियो नहीं पर जहां से भी जरूरत लगे दोबारा देख लो। ठीक है, ताकि चीजें रिफ्रेश होते रहे। क्लियर है? तो आई होप थिंग्स आर वेल एंड गुड। इतनी बातें समझ में आ गई हो, फॉर्मूला कम से कम पता चल गया हो, कम से कम इतना तो पता चला ना कि पीएच होता क्या है, क्या वैल्यूज हो सकते हैं। राइट, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा अंदाजा मिल जाए कि पीएच कैसे निकालना। ठीक है, चलो। What is the question? The solution is 0.00025 molar HCl. What is the pH and what is the pOH of the solution? देखो दोनों पूछा है, pH भी और pOH भी। एक निकल गया तो दूसरा तो निकल ही जाएगा। राइट, अब एसिड है, HCl जब आयनाइज होगा तो H+ आयन देगा ना, राइट, और Cl- आयन हमारे काम का H+ है। तो जब हमारे पास H+ है तो उससे हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? pH। pOH तो नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, पहले pH निकाल लेंगे फिर pOH उससे निकाल देंगे। राइट, pH कैसे निकालेंगे? हमें HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। राइट, हमारे पास क्या है? HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.00025 मोलर। क्या हम लोग इसको 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे? स्टैंडर्ड नोटेशन में दिखा रहा हूं, डेसिमल को 1 2 3 4 चार प्लेसेस शिफ्ट किया ना, चार प्लेसेस राइट की ओर जब डेसिमल शिफ्ट होता है उसका क्या मतलब कि आपने वैल्यू को 10,000 गुना बढ़ा दिया। राइट, पर वैल्यू तो मुझे बराबर रखना है। राइट, तो 10,000 गुना एक तरफ बढ़ाए हैं तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि उसको बैलेंस कर दे, तो इधर घटा दिया तो 10⁻⁻4 लिख दिया। राइट, इतना है HCl का मोलारिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला है पीएच का माइनस लॉगरिथम ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमें तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कितना हो जाएगा सोचो एक बार और फिर बताओ। HCl का कितना, H+ का कितना हो जाएगा? एक HCl मॉलिक्यूल से कितना H+ मिलता है? एक। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा उतना ही तो इसका भी होगा भाई। राइट, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सेम रह जाएगा, मोनो बेसिक एसिड है ना, सेम कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन है, अब हम लोग इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में फिट कर देंगे, लिखेंगे माइनस लॉग 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, कैसे निकलेगा? देखो, जब लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाइड रहे, यानी लॉग x इंटू वाई रहे, ठीक है, मान लो तो इसका वैल्यू हो जाता है log x प्लस log y, सॉरी log y। ठीक है, जब log में दो चीजें मल्टीप्लाइड रहे, ठीक है, जैसे मान लिया कि log 6 है, तो log 6 का वैल्यू तुम्हें निकालना है। log 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? log 2 इंटू 3। log 2 इंटू 3 का अगर वैल्यू निकालना हो तो आपको निकालना पड़ेगा log 2 प्लस log 3, मतलब log 2 का वैल्यू अलग और log 3 का वैल्यू अलग, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो log 6 का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है। log 2 और log 3 को जोड़ोगे तो log 5 का वैल्यू नहीं मिलेगा, log 6 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो दो चीजें जब मल्टीप्लाई में रहेंगी तो उन दोनों का अलग अलग लॉग का सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दो चीजें मल्टीप्लाई में है, 2.5 और 10⁻⁻4, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये वाला माइनस को भी बाहर ही रखते हैं। तो क्या लिखेंगे? log 2.5 प्लस, अलजेब्रा नहीं बना रहे कि मल्टीप्लाई लिख दिया ब्रैकेट हटा के, ठीक है, प्लस लिखेंगे, प्लस log 10⁻⁻4। ठीक है, देखो ये वाला माइनस अभी भी बाहर ही रखा है,
उसको कहीं हटाया नहीं। अब क्या हो जाएगा, log 2.5 कितना होता है ये तो पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं log 5/2 या 5/2 प्लस, अब इधर देखो 10 का पावर -4 है ना, तो जब log में किसी चीज के ऊपर पावर रहे, मतलब log a का पावर x रहे मान, तो जो पावर है ना ये आ जाता है मल्टीप्लाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू लॉग ए, ठीक है। x जो पावर में था वो डायरेक्ट आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ जो -4 पावर है इसको हम लोग ला सकते हैं मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, -4 इंटू लॉग 10, ठीक है क्लियर, आई होप समझ में आ रहा हो, राइट। अब क्या होगा, अब देखो जब दो चीजें मल्टीप्लाई में थी लॉग में x इंटू वाई, तो दोनों का अलग अलग ऐड हुआ, डिवाइड में होगा तो क्या होगा खुद सोचो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि log x बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई, हम लोग बोलेंगे log x माइनस log y, ठीक है। तो यहां देखो क्या है, log 5/log 2 है, राइट। तो क्या लिख सकते हैं इसको, log 5 माइनस log 2, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -4 log 10, ठीक है क्लियर। भाई log 5 का वैल्यू 0.7 होता है, ठीक है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए, log 1 to 10 का वैल्यू याद कर दो, जब जो log वाला वीडियो बनेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। तो log 5 का वैल्यू 0.7 होता है, और log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो log 5 का वैल्यू 0.7 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3 माइनस 4 इंटू log 10 का वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 4, तो -4, ये टोटल कितना हो गया, ये देखो माइनस माइनस ऐड कर देंगे 4.3 हो जाएगा, और ये प्लस वाला है तो इसको माइनस कर देते हैं, कीपिंग द साइन इन माइनस। देखो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस होने वाला है, होना भी चाहिए, पीएच कभी माइनस में आएगा क्या, नहीं ना। तो कितना हो गया, 4.3 माइनस 0.7 कितना हो गया, 3.7, 3.6, राइट, -3.6, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.6, तो हमारा पीएच कितना आ गया, 3.6, दिस इज आवर आंसर, पीएच 3.6 है। अब खुद सोचो, HCl है भाई, एसिडिक है, 3.6 क्या होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एसिड है तो 7 से कम होगा, और ये 7 से कितना कम है, 3.6 है, मतलब 7 और 0 के करीब करीब बीच में, ठीक है। तो ये ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत वीक भी नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं, क्लियर है। अब हमारे पास पीएच मिल गया तो क्या पीओएच नहीं मिल जाएगा, पीओएच इज व्हाट, पीओएच इज व्हाट 14 माइनस पीएच, राइट, यही है ना, पीएच और पीओएच का सम फॉर द सेम सॉल्यूशन इज 14 ऑलवेज, तो पीएच इज 3.6, तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच वुड बी 14 माइनस पीएच, यानी कि 14 माइनस 3.6, ये कितना हो गया 10.4, राइट। देखो पीओएच का वैल्यू 7 से ज्यादा है, एसिड ही है लेकिन पीओएच का वैल्यू 7 से ज्यादा है और पीएच का वैल्यू 7 से कम, राइट। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 7 और pOH का वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस मोर देन 7, ठीक है। pH और pOH एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट है, राइट। चलो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना। हम लोगों ने क्या किया, पहले तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, अगर मान लो कि ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया होता तो हम लोग निकाल लेते, मोलारिटी का फॉर्मूला बता ही दिया है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन निकाला, ये सिंस एसिड मोनोबेसिक है, मतलब एक मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस आयन मिलता है, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन HCl का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का। अब कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, उसको pH के फॉर्मूला पे रख दिया, ठीक है, बेसिक लॉगरिथम लगाया और pH का वैल्यू निकाल लिया, pH निकाल लिया तो फिर 14 से माइनस करके pOH भी निकाल दिया, राइट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है, ध्यान में रहेगा, पक्का, ओके चलो।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, so what is the pH of 0.02 molar sodium hydroxide solution? Sodium hydroxide NaOH। NaOH का एक और कॉमन नेम क्या होता है? Any idea? NaOH, it's called caustic soda। याद रखना, सोडा सोडियम, सोडा सोडियम, तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH। अगर कॉस्टिक पोटैश रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस्टिक पोटैश। यहाँ देखो सोडा था तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पोटैश है, किसका हाइड्रोक्साइड होगा? पोटेशियम का। दिस विल बी KOH। ठीक है, कॉस्टिक सोडा इज NaOH, कॉस्टिक पोटैश इज KOH। ठीक है, अब NaOH क्या है? अल्कली है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? तो बेस है तो इसका pH कितना होना चाहिए? 7 से ज्यादा। हमें क्या निकालना है? pH ही निकालना है, तो 7 से ज्यादा वैल्यू आना चाहिए, राइट? अब NaOH जब आयनाइज करेगा किसमें किसमें करेगा? एक तो Na प्लस देगा और दूसरा देगा OH माइनस। हमें मतलब इसी से है, राइट? पर OH माइनस को हम लोग pH के फॉर्मूला पे कैसे अप्लाई करेंगे? डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा POH, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग निकाल लेंगे POH और फिर हम लोग क्या कर देंगे? 14 से माइनस कर देंगे POH को, तो हमारे पास आ जाएगा pH। क्लियर है दिमाग में इतनी बात? इतना मैप बन गया? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है ना तो 90% काम हो गया। ठीक है, बाकी तो भाई लॉग वॉग फॉर्मूला वगैरह है, जितनी जल्दी सीख जाओगे आ ही जाएगा, पर ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो POH निकाल लिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग वही निकाल सकते हैं, और उसको फिर माइनस कर देंगे 14 से। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। अब NaOH जब आयनाइज होता है तो ये मोनो एसिडिक बेस है, इसकी एसिडिटी 1 है। बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, राइट? तो सिंस इसका एसिडिटी 1 है, इसका एक मॉलिक्यूल एक ही OH माइनस आयन दे रहा है, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का भी हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? सिंस दिस इज अ मोनो एसिडिक बेस, राइट? मोनो एसिडिक बेस है, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन बेस का है, राइट, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा OH माइनस आयन का। कोई शक? क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक ही OH माइनस मिल रहा है, राइट? ठीक है ना? अरे भाई मान लिया जाए कि 10 डब्बे हैं, ठीक है, 10 डब्बे में बहुत सारे बॉल्स हैं, ठीक है, और हर डब्बे में एक बॉल है व्हाइट कलर का, बाकी सारे बॉल जिस भी कलर के, हर डब्बे में एक व्हाइट कलर का बॉल। तो भाई जितने डब्बे होंगे उतना ही तो व्हाइट कलर का बॉल होगा ना। उसी तरीके से जब एक मॉलिक्यूल एक ही OH माइनस आयन दे रहा है, तो जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे NaOH के उतना ही OH माइनस आयन मिलने वाला है। ठीक है, तो जो इसका कॉन्सेंट्रेशन वही इसका भी कॉन्सेंट्रेशन, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है? 0.02 मोल, राइट? तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कुछ नहीं, अब बस फॉर्मूला भी फिट कर देना है। तो POH का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कितना है? 0.02। अब ये कैसे निकलेगा? वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। 0.02 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 10 का पावर -2 लिख सकते हैं ना? 2 यानी कि डेसिमल को हम लोगों ने 2 प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया है, डेसिमल को यहां से यहां मूव कर दिया, राइट? 2 प्लेस राइट शिफ्ट होने का मतलब 100 गुना से वैल्यू बढ़ जाती, तो 100 गुना से घटाना भी तो पड़ेगा। 10 का पावर -2 का क्या मतलब? 100 से तुम डिवाइड करते हो 1/100, राइट? अब याद करो पिछला क्वेश्चन, दो चीजें मल्टीप्लाई में थी तो क्या किया था? दोनों को अलग अलग ऐड किया था। log x इंटू वाई इज log x प्लस log y, राइट? log x प्लस वाई नहीं, log x प्लस log y। तो दोनों का अलग अलग ऐड कर देंगे, माइनस को बाहर ही रखते हैं, ठीक है, और log 2 प्लस log 10 का पावर -2, ठीक है, ये क्या दे देगा आंसर? log 2 का वैल्यू अभी बताया था कितना होता है? 0.3 प्लस log 10। अब देखो 10 का पावर -2 है, तो जो चीज पावर में होता था वो क्या होता है? वो मल्टीप्लाई में आ जाता था, राइट? तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू log 10, है ना? सही जा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल सही जा रहे हैं।
राइट। अब क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस शुरू वाला माइनस, इसका भी कुछ नहीं किया, 0.3 प्लस माइनस माइनस -2, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 इंटू लॉग 10 यानी 2 इंटू 1 2 हो गया। ये कितना आ जाएगा आपका माइनस, अंदर में भी देखो माइनस आ गया, -1.7, राइट। माइनस माइनस देखो फिर से प्लस आ रहा है, आना ही चाहिए। पीएच या पीओएच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेवर नेगेटिव, राइट। ये आ गया 1.7। हमारा पीओएच कितना आ गया 1.7, तो पीएच कितना आ जाएगा सर 14 माइनस 1.7 कितना हो गया 12.3, आ गया हमारा आंसर, राइट। इतना ही तो करना है। समझ में आया कैसे बना? अगर ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया है, आया है, कम से कम इतना समझ में आ गया कि स्टेप्स क्या है, किस रास्ते से जाना है, क्या पहले करेंगे क्या बाद में करेंगे, तो भाई 90% काम हो चुका है। बाकी 10% काम आप ओवर द टाइम विद प्रैक्टिस समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस करता हूँ, ऐसे और कंसंट्रेशन वाले यानी मोलारिटी फाइंड आउट करने वाले, ठीक है। ये सारी बातें आपको काम देने वाली है 11th में 12th में और 10th में, ठीक है। अब देखो ना पीएच 12.3 आ गया, कितना बढ़िया से समझ में आ रहा है कि बेस है, बेस तो है ही, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये 14 के काफी नजदीक है, राइट। ठीक है ना, तो कितनी अच्छे से चीजें क्लियर हो रही, राइट। तो अब तुम लोग ये काम भी कर सकते, फॉर्मूला आपको पता चल ही गया है, लॉग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, फिर आप लोग वैल्यूज निकाल सकते, ठीक है। सो आई होप कि बातें सारी क्लियर हो गई हो, एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, राइट। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स भी देखेंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स तो पढ़ लिया, पीएच भी पढ़ लिया, अब हम लोग आएंगे सॉल्ट्स पर, ठीक है। सॉल्ट्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, और सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, उनको देखना है, राइट। तो उन सबको भी देखेंगे, क्लियर है, गुड। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू लाइक अस प्लीज डू द नीडफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। दोस्तों को वगैरह के साथ शेयर करो, अगर आपको लगता है कि चीजें समझ में आती हैं वीडियो देखने पर, राइट, उनको भी समझ में आएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट। सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। कमेंट कुछ एनीथिंग जो कि तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे, सजेशन देना हो, कमेंट, विल ट्राई टू इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। और लाइक लाइक तो ऐसे ही कर दिया करो यार, ठीक है, मतलब वीडियो देखा अच्छा लगा लाइक, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम यू पेड अस, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।